गढ़ में घेरने की तैयारी, बीजेपी नाथ से भिड़ेगी, चुनाव से पहले सेंधमारी। कमलनाथ के किले में सेंधमारी का खेल शुरू हो गया है। जिस तरह से बीजेपी ने सौसर में कमलनाथ को घेरने की कोशिश की, उससे यह अंदाजा लग रहा है कि बीजेपी के पास कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार है। इसकी शुरुआत भी बीजेपी ने सौसर से की। सौसर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने के पहले सीएम शिवराज ने कमलनाथ को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर बुलडोजर चला दिया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो कमलनाथ की तुलना औरंगजेब से कर दी। जब ये मुख्यमंत्री थे और इनकी सरकार थी तो इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा छिंदवाड़ा में सौसर में लगाने नहीं दी थी। बुलडोजर चलाए थे उस समय, और तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं वहां गया था और ये संकल्प व्यक्त किया था कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाएंगे। भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के दो ही विरोधी थे। पहले तो मुगल थे औरंगजेब जैसे, और दूसरे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी बुलडोजर से प्रतिमा हटाने का महापाप आपने किया। कमलनाथ का गृह ग्राम शिकारपुर सौसर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ मराठी भाषी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। इसके अलावा इसी से लगी पांडुरना विधानसभा और बैतूल जिले में भी मराठियों की बड़ी संख्या है। जाहिर है बीजेपी की रणनीति कमलनाथ को उनके गढ़ में घेरने की है। वहीं बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस पूरी तरह झूठा बता रही है। कमलनाथ समारोह में कोई मूर्ति नहीं हटाई, ये सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलो, बार बार बोलो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने इतने काम किए हैं, इतना उसको विकसित किया है कि जहाँ हर घर में या तो आदमी के पास नौकरी है या उसका कोई व्यवसाय है। तो ऐसी ये केवल घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि कमलनाथ जी के क्षेत्र में छिंदवाड़ा में घुस जाएं, उनको कोई नुकसान पहुंचा दें राजनीतिक तौर पे, नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। ये तो तय है कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कमलनाथ कांग्रेस का सबसे प्रमुख चेहरा होंगे। ऐसे में बीजेपी उन्हें ही टारगेट कर रही है। साथ ही कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कमलनाथ के किले में सेंधमारी की कोशिश भी करेगी। हालांकि कमलनाथ को उनके गढ़ में घेरना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि कमलनाथ इस बार जमीन पर दिखाई दे रहे हैं और उनकी तैयारी भी पहले से ज्यादा दिख रही है। ऐसे में कमलनाथ को उनके गढ़ में घेरने के लिए बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी कमलनाथ को उनके गढ़ में घेरने की तरफ बढ़ रही है? सवाल नंबर 2, क्या कमलनाथ के किले में सेंधमारी की बीजेपी के पास पुख्ता रणनीति है? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी की ये रणनीति महज मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है गढ़ में घेरने की तैयारी। शिवाजी निश्चित तौर पर न सिर्फ आप अगर ये कहें कि किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक नायक हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। महाराष्ट्र में जो लोग राजनीति को करीब से देखते समझते हैं वो परिचित होंगे इससे कि जो वहाँ के राज्यपाल जो हटे भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड से आते हैं, उनकी एक ऐसी टिप्पणी थी जिसको लेकर ये माना गया कि उसमें कथित तौर पर शिवाजी की अवमानना थी। उसमें कहीं ना कहीं शिवाजी के महत्व को कम आंकने की कोशिश करते हुए पूर्व राज्यपाल कोश्यारी साहब की वो टिप्पणी थी, और जिसकी वजह से 3-4 महीने से जो असंतोष खदबदा रहा था, आखिर उसकी समाप्ति हुई जब कोश्यारी जी ने स्वेच्छा से गवर्नर के पद से वो हटे। बीजेपी की कोशिश है कि शिवाजी निश्चित तौर पर एक बड़ा, खासतौर से मराठी मानुष के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि महापुरुषों को हमें किसी समुदाय विशेष, क्योंकि वो सबके हैं, और शिवाजी जैसा नायक तो अप्रतिम योद्धा, नायक, चरित्र और उच्च नैतिक मानदंडों के धनी। तो सौसर जहाँ मराठी समुदाय काफ़ी अधिक संख्या में है, वहाँ ये कोशिश हुई है और इस तरह की कोशिशें अतीत में भी चलती रही हैं। पिछले
इलेक्शंस में भी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो दिग्गजों को उनके घर में घेरने की रणनीति दोनों ही पार्टियों ने उसमें काफ़ी जोर लगाया था। अब बीजेपी की इस बार कोशिश ये है कि कमलनाथ जी को उनके घर में ही घेरा जाए, यानी छिंदवाड़ा में ही विधानसभा सीट में उनकी घेराबंदी कुछ इस तरह की जाए कि उनके लिए मुश्किलें पैदा हों। अब कितनी मुश्किलें होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि छिंदवाड़ा को लेकर इस बार बीजेपी की एक अलग स्ट्रैटेजी है और वहीं कांग्रेस की भी स्ट्रैटेजी है कि वो बीजेपी के दिग्गजों को उनके घर में घेरे और उनको वहाँ पर कुछ इस तरह उलझाए कि वो पूरे मध्य प्रदेश की तरफ ध्यान न दे पाए। दोनों ही पार्टियां कुछ इसी स्ट्रैटेजी को लेकर आगे बढ़ रही हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, सीनियर लीडर बीजेपी के, प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज़ साहब हैं, युवा नेता, ब्लॉगर, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, उनका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़े हैं। और मनोज सैनी हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, जिस तरह से कमलनाथ जी को घेरने की रणनीति है और उसमें शिवाजी का एक उसी तरह का एक एंगल भी तलाशा गया है, जैसा भगत सिंह कोश्यारी जी के विरुद्ध महाराष्ट्र में एक भावना बनी और जिसके चलते उनको जाना भी पड़ा वहाँ से। यहाँ भी कोशिश यही है कि शिवाजी को लेकर एक कुछ इस तरह का माहौल बनाया जाए जो कमलनाथ जी की मुखालिफत करे और उनके लिए चुनौतियाँ पैदा करे। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो जैसा आपने भी कहा कि पुरानी परंपरा भी रही है, बल्कि हम देख रहे हैं 2018 के चुनाव हुए तो भी ये कुछ हद तक दिखाई दिया था जब एक दूसरे को घरों में घेरने का प्रयास किया था। खासकर चंबल ग्वालियर पर भी कांग्रेस की नज़र है कि सिंधिया को वहां घेर दिया जाए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जिस सौंसर की बात कर रही है वो शिकारपुरा विधानसभा में आता है और शिकारपुरा विधानसभा का सौंसर एक ऐसा स्थान है जहाँ मराठी वोटर्स बहुत है, तो उनको साधने का प्रयास भी है, तो साधने के बहाने घेरने की तैयारी भी है। शिवाजी खासकर मराठों के लिए, जैसा आपने कहा कि सभी के लिए है, लेकिन मराठा मानुष जहाँ है, मराठी मानुष जहाँ है, उनका कुछ ज़्यादा लगाव उनके प्रति होता है। तो एक प्रयास है कि उन लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाए और इतना परेशान कर दें कि कमलनाथ जी दूसरी जगह ना जा पाए। लेकिन मुझे लगता है ये कमलनाथ है, कमलनाथ के लिए आप यदि वहाँ घेरने की कोशिश करेंगे तो वो भी उसी तैयारी में, चंबल ग्वालियर में सिंधिया को वो घेरने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रीवा या बिंद की बात करें तो वहाँ एक कमलनाथ जी की अलग रणनीति दिखाई दे रही। तो दोनों दल के लोग इस बार ऐसी सीटों पर नज़र लगाए बैठे हैं जहाँ से एक दूसरे को घेर पाए। जहाँ तक मुझे याद है कि फरवरी 2020 में ये मुद्दा बहुत गरमाया था, जिसमें फिर कमलनाथ को खुद सामने आकर ये कहना पड़ा था। आए भी थे, उन्होंने कहा था कि चोरी छिपकर ना लगाइए प्रतिमा, मैं खुद चाहता हूं कि बड़े रूप में इस प्रतिमा को लगा दीजिए, विधि विधान से आप बाजे गाजे के साथ जाइए। तो ये मुद्दा जब से ही गरमाया, लेकिन 2023 में ये कुछ ज़्यादा दिखाई देने वाला शरद जी, क्योंकि बड़े लोगों को बीजेपी भी घेरेगी और कांग्रेस भी एक दूसरे की। दोनों ही पार्टियों की रणनीति होगी। डॉक्टर वाजपेयी, किस तरह देखते हैं आप कमलनाथ जी की घेराबंदी को? क्योंकि छिंदवाड़ा में दो नाथ हैं जो बीजेपी के टारगेट पर तो होंगे बेहिचक, पहले कमलनाथ और फिर लोकसभा क्षेत्र में नकुल नाथ जी। देखिए, टारगेट पर तो कोई नहीं है साहब, हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, तो इससे हम नहीं नकारते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात सच है, देखिए तथ्यात्मक रूप से ये बात सच है कि कमलनाथ जी के राज में उस एसडीएम ने उस प्रतिमा को ढहा दिया था। उसका वीडियो भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है, उस समय भी बहुत चला था, आप लोगों ने खबर भी की थी। फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ गए भी थे और वहाँ पर उन्होंने इस बात का प्रण भी लिया था कि हम इस मूर्ति की पुनः स्थापना करेंगे। ये तथ्य है। दूसरा तथ्य ये भी सच है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, मुगलों से लड़ते रहे, मुगलों की जो मीनारें हैं ध्वस्त करने का, और गुरिल्ला वार खासतौर से जो उनका प्रसिद्ध था उसको साथ लेकर उन्होंने एक वहाँ पर उनसे लड़ने की आक्रांताओं से एक नींव डाली थी स्वतंत्र भारत की। तीसरा सत्य ये भी है कि कांग्रेस थोड़ी सी हमसे नाराज़ रही क्योंकि शिवाजी महाराज जो हैं वो भगवा ध्वज को अपना ध्वज मानते थे और उसको वो उसका प्रयोग करते थे। हालांकि उस समय अधिकांश जितने हिंदू राजा महाराजा थे वे भगवा को हमेशा ध्वज को लेकर चलते थे, कभी वहाँ पर धर्म की बात नहीं होती थी, क्योंकि भारत एक प्रकार से उसी जियो कल्चरल यूनिट का प्रतिनिधित्व करता था, तो स्वाभाविक था।
आज उसका राजनीतिकरण हो गया है और कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उससे थोड़ी सी दूर तो रही है। तो इस बहाने हिंदवी स्वराज, शिवाजी महाराज, इनसे भी उसने थोड़ी सी एक सेफ डिस्टेंस बना के रखा। और ये बात हमको पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना एक आधार भी बनाया। और नागपुर सर राजधानी रहा हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कह सकते हैं कि वहीं से हमारा उदय हुआ विदर्भ से। तो बिल्कुल जैसा मनोज जी ने कहा है कि ये सारे सेंटिमेंट जुड़कर जो एक मराठी और मराठा समुदाय जो है पूरा, वो वॉरियर क्लास भी मानी जाती है, वे सब हमारे करीब रहें। तो इससे भी थोड़ी सी नाराज़गी, और लंबे समय रहे संघ ने, चूंकि वहीं से स्थान पाया, तो एक वो क्षेत्र है और दूसरा ग्वालियर चंबल का है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर हमारी जड़ें नहीं है, तो कांग्रेस थोड़ी सी नाराज़ रही। अब्बास भाई बुरा नहीं मानना आप, तो स्वाभाविक है कि हम अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए हम पुनः आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए आज शिवाजी महाराज जी की जैसा प्रण उन्होंने लिया था शिवराज जी ने उस समय कि हम मूर्ति की फिर से पुनः स्थापना करेंगे, और गलती तो हुई थी कमलनाथ जी के उस कार्यकाल में। चलिए सर, आप तो आज वो पूरा हुआ है। बाकी प्रतिद्वंदिता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अपने काम से आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ बचती है सर प्रतिद्वंदिता? सब तो कह दिया आपने, उसमें कहाँ प्रतिद्वंदिता है? सर आप मानो, सारी बातें आपने कह दी। सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। अंतिम बात कह देता हूँ सर, आप मनीषी हैं जी, एक मैं तो विद्यार्थी हूँ। मनीषी तो नहीं होता जी। मानो तो साहब गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी है। जी 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 जी। मानो तो शिवाजी हैं, नहीं तो बुलडोजर से ढहा तो दिया ही था उन्होंने। अब ये कितने स्नेहिल टिप्पणी है कमलनाथ जी को लेकर, ये इससे कौन अपरिचित है? सब कुछ कह भी दिया आपने, और उसके बाद कहा कि न टारगेट पे हैं, न निशाने पे हैं, न लक्ष्य। बहरहाल अब्बास हफीज साहब कुछ तर्कों के साथ सामने आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी बताइए। देखिए शरद जी, पहले तो विषय से शायद बहुत आगे अलग चले गए थे हमारे डॉक्टर साहब, लेकिन जो वो जहाँ चले गए थे मैं उस पर भी जवाब दे देता हूँ। शिवाजी एक ऐसे महान योद्धा थे जिनका आप हिंदू और मुस्लिम के अंदर वो नहीं कर सकते। उनकी खुद की सेना के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर लोग थे, हैदर अली कुहारी, नूर खान बेग, सिद्दी इब्राहिम खान, सिद्दी हलाल, इब्राहिम खान गर्दी, ये तमाम मैंने आपको रोका ही नहीं था, वो जनता तक नहीं कहा सर, आप ये मेरे उस पे मत बोलिए। दूसरी चीज ये है, नहीं हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात। दूसरी चीज ये है, तो शिवाजी एक बहुत ही सम्मानित हिस्टोरिकल फिगर है और सबके लिए है, वो तमाम लोगों के लिए है। अब सौसर के ऊपर अगर हम आते हैं तो सौसर ही एक विषय नहीं है, पांडुरना भी एक विषय है। इन दो जगह के ऊपर हमारी सरकार के अंदर बात हुई थी शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की। पहली चीज ये है, रुक जाइए, पहली चीज ये है कि शिवाजी महाराज की जब रातों रात वहां पर मूर्ति स्थापित की गई, तो जिन एसडीएम और तहसीलदार ने, हमारी सरकार को 15-20 दिन बचे थे, लगभग 1 महीना बचा था, खत्म हो गई थी, उसके बाद हमारी सरकार बची नहीं थी। ये है 15 फरवरी 14 फरवरी के आसपास का मामला, और 1 महीने के बाद सरकार जिस तरह से गिराई गई वो एक अलग विषय है। अब यहाँ पर कमलनाथ जी उसी वक्त वहाँ पर बयान दिया था, कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी का बयान आया था। उन दोनों के बयान यही थे कि इस तरह से नहीं, बल्कि पूरे गाजे बाजे के साथ मूर्ति की स्थापना होगी, सरकार उसका व्यय करेगी। पूरी एनओसीज जो, अगर आप वहाँ विधायक चौरे जी को सुने तो उन्होंने यही बयान दिया अपना, कि पूरे खर्चे को सरकार से उसका व्यय को करवाना, और दूसरा सारे विभागों के एनओसी तुरंत करवाने का काम किया गया। सांसद महोदय ने, वहाँ क्षेत्रीय सांसद महोदय ने, नकुलनाथ जी ने साफ कहा कि हम अपने खर्चे के ऊपर इसको स्थापित करवाएंगे, एक पांडुरना में स्थापित करवाएंगे। पांडुरना के एक चौक का नाम कई वक्त से जो शिवराज जी पर आरोप भी लगाया कि उनकी सरकार के अंदर जो हमने नाम बदलने के लिए शिवाजी महाराज के नाम बदलने के ऊपर वो कहा गया। उसके बाद दूसरी चीज, बार बार पांडुरना की परमिशन जो थी, अनुमति रोकी गई। शिवराज सरकार में जो अनुमति रोकी, तभी तो इस तरह की स्थिति पैदा हुई। 3 साल तक जो कमलनाथ जी द्वारा काम किया गया वहां पर, जिस मूर्ति की स्थापना के पूरे आपने वापस उसी मूर्ति को स्थापित कराया गया, जिस मूर्ति को हटाने का काम उन एसडीएम तहसीलदारों ने किया जो आज आपके साथ खड़े हुए हैं, आगे पीछे दिखते हैं। और उसके बाद इन्होंने उसको खंडित किया और खंडित करके उसको दोबारा एक नई मूर्ति को स्थापित करने का काम किया, जिससे वहां की जनता बहुत इनसे खुश नहीं। इवेंट बाजी में पैसा खर्च कर ले, कुछ नहीं होगा, जनता वहां की गिराने पे खुश थी जब कमलनाथ जी गिराया। किसने गिराया था? उस
एसडीएम कमलनाथ जी ने गिराया आज था। आप क्यों एंटरटेन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कमलनाथ थे। के ऊपर बड़ा विषय है, उन अफसरों को आप पूरा आगे पीछे रखें अपने, और आज आरोप लगा आप ये नहीं कह रहे कि कमलनाथ जी ने गिराया था। किसने गिराया? कमलनाथ जी ने गिराया था। आपका झूठा आरोप है। जनता जानती है। आप खुद बोल रहे हैं कि उस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ थे। तहसीलदार ने गिराने की कोशिश करी, अरे और कोशिश गिराया नहीं, नहीं पूरा गिरा दिया। और उसके बाद उसी मूर्ति वीडियो है को पूरा। पुनः स्थापित कराया गया। फर्जी और एडिट वो आज कराया गया अब्बास हफीज हैं तो उसका अब्बास हफीज साहब, कोई बात नहीं ये रहती। इससे इत्तेफाक आप करेंगे अगर, चलिए इसे आप इस रूप में नहीं देखते हैं, और मैं भी ये कहूँगा कि कई बार फैसले ऐसे हो जाते हैं जिन्हें सरकार की मंशा क्या माना जाए, या वो सरकार को प्रसन्न करने की एक कोशिश ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हो जाती है, खासतौर से लोअर लेवल, लेकिन वो प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए या उसको गिराने की भूमिका तो एसडीएम या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनकी, ये तो आप मानते हैं? हमने यही कहा कि जिन एसडीएम तहसीलदार उनके खिलाफ फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? तत्कालीन सरकार ने 15-20 दिन, 1 महीने तो आपकी सरकार रही, तो हमारी सरकार चले गई है वहां पर। जिस तरह के हालात बने हुए थे ये आप भी जानते हैं, मुख्यमंत्री लेकिन इनकी सरकार के अंदर उन एसडीएम तहसीलदार को वहीं रखा गया है। साफ तौर के ऊपर ये नहीं उनको करोगे और हम पे बोलोगे। जिन लोगों ने इसका प्रयास मुख्यमंत्री किया, कौन थे? जिन्होंने अच्छा, वो प्रयास अधिकारी किया, वहीं उनको पदस्थ रखा गया हैं, इन्होंने। ये आपके पास है जानकारी? इनकी सरकार अगर अनुमति दे देती तो आज की तारीख कमलनाथ जी ने गिरवा दिया था साहब शिवाजी और महाराज किसी जी को की कुछ मूर्ति। नहीं गिराया गया। कमलनाथ जी ने उस मूर्ति को पुनः स्थापित करवाया, आपको वोट और नहीं साफ मिलते थे, तौर के इसलिए ऊपर गिरा ये दिया ऐलान था। किया कि हम पांडुरना नहीं कराया में साहब। और सौसर दोनों जगह के ऊपर चलिए, बाइक चलिए, लगाएंगे। मैं मनोज जी की लेकिन तरफ आता हूं, झूठ आज फिर मुख्यमंत्री से लेके फिर मैं और लौटता हूं, वाजपेयी फिर जी लौटता तक हूं बोल आपकी रहे हैं, तरफ। क्योंकि इनको जनता की आंखों में कमलनाथ धूल झोंकना है, मुख्यमंत्री लेकिन थे, वहां की इन्होंने गिरा जनता दिया। ये जानते हैं क्योंकि उनका शिवराज जी नाता मुख्यमंत्री कमलनाथ चलिए। जी से 45 साल मनोज जी, का है। वो अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर शिवराज हितेश जी राजनीति वाजपेयी करते ने हैं, कुछ और होगा। कमलनाथ हितेश जी वहां वाजपेयी पर ने काम करके जिन आए। शब्दों का प्रयोग किया जी। शिवाजी को लेकर, वो तथ्य हैं। हिंदवी साम्राज्य की बात कर लीजिए या हिंदवी राष्ट्र की बात कर लीजिए, तो उसके प्रतीक के तौर पर शिवाजी निश्चित तौर पर उभरे। एक आप ये भी कह सकते हैं कि उस दौर में जबकि एक मुगल जी सम्राटों का एक ऐसा दौर था वो जिसमें लगातार चोट हो रही थी, और जो भी सम्राट गैर मुस्लिम थे उनको लेकर ये चीज़ें रही हैं, और गैर हिंदू मुस्लिम से इसको अलग भी देखें इतिहास में तो महत्वपूर्ण बात यह है कि साम्राज्यवादी जो सोच है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको किसी जाति धर्म में ना उलझाएं हम। लेकिन हिंदवी की बात करना यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसी तरफ बढ़ना जिस हिंदुत्व की बात बीजेपी लगातार न कहते हुए भी कर रही है। इससे आप इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी कुछ दिनों में हमने देखा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चली है। हालांकि अभी हाल में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सांसदों के साथ एक बैठक भी की। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें हमें नहीं करना चाहिए। वीर शिवाजी तो वीर शिवाजी थे, वीर थे, ये सभी जानते हैं, और क्या किया उन्होंने उसके बारे में इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन इसको यदि वर्तमान राजनीति से जोड़ते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़ने जा रही। एक संत का बयान इन दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी चर्चा में बना हुआ, और वो लगातार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे संत है प्रदीप मिश्रा जी, वो भी उनके समर्थन में कह रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, भारत तो वही पुरानी सोने की चिड़िया रहा है। तो उस तरह की बात चल पड़ी। लेकिन इसके पीछे है क्या एक राजनीति भी इसमें दिखाई दे रही? तो मुझे लगता है चाहे वीर शिवाजी की बात हो, सावरकर की बात हो, ये सब वो बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसी लाइन पर चलते हुए अपना जो एक निर्धारित मतदाता है, जिसे कहेंगे वोटर भी कह सकते हैं, उसको साधना, उसके साधने के साथ ये बताना कि हम उसकी तरफ काम करते रहे। लेकिन शरद जी, इस बीच में दोनों की नजरें 99 के लगभग ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस की नज़र है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी 100 सीटें ऐसी चिन्हित की है जिन पर बीजेपी की नज़र है। तो दोनों एक एक सीट पर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े नेताओं को बड़ी जगह घेर देना वो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी, कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी। अब इसमें कौन किसको कितना घेर पाएगा, लेकिन बात जब हिंदुत्व की आती तो ये बात सही है कि बीजेपी इसमें बढ़त लेती है। और मध्य प्रदेश में ये चीज़ हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसे विषय किसी न किसी रूप में उठे और राजनेताओं का अपना एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक सर्वे सिस्टम होता है और लोगों की नब्ज़ पर वो हाथ रखने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये चुनाव बताएगा कि ये मसले क्या किसी पार्टी को, और वो पार्टी क्या बीजेपी है जिसको एक महत्वपूर्ण दिशा देने में कामयाब होते हैं, या ये सब बातें ये तो वक्त बताएगा। डॉक्टर वाजपेयी, जिस तरह से अभी फलक पर कुछ मसले उभरे हैं और इन मसलों को लेकर टीका टिप्पणी हुई है, बात चमत्कार से आरंभ हुई और हिंदू राष्ट्र पर भी आई,
बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें, और फिर आपकी पार्टी के भी कुछ नेताओं की यदा कदा टिप्पणियां आई सामने। हालांकि जेपी नड्डा साहब ने कहा कि इस विषय पर कोई भी इस तरह की टिप्पणी ना करे, जो बिल्कुल उचित भी है, कि जो कहीं ना कहीं किसी रूप में पार्टी को क्षति पहुंचाए। लेकिन हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व, शिवाजी, हिंदवी, ये तमाम मसले जिस तरह से उभर रहे हैं, तो इनका कुछ अर्थ तो समझ में आता है? क्यों नहीं आता। और देखिए, हम मनोज जी ने जरूर कह दिया दबे छुपे, हम कौन सा दबे छुपे बोलते हैं। हम तो देखिए साहब, मैंने तो खुलकर शुरुआत ही इसी से करी। अच्छा, मैंने क्या करी? वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करी, मैंने थोड़ा ना करी भाई। हमारे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण 1925 में हुआ, अवतरण। फिर उसके बाद आप लीजिए 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी जी। मैं 3 उदाहरण आपको दे देता हूँ। अब वो तीनों स्पष्ट है, तथ्यात्मक हैं। पहला उदाहरण आप ले लीजिए, जो बाबरी ढांचा था भाई, उसका हम लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया, संतों के नेतृत्व में चला, लेकिन वो तो भाजपा और संघ से पहले से चलता आ रहा था भारत में, इसमें कोई दो मत नहीं था। लेकिन हमने उसको समर्थन दिया और वो फलीभूत हुआ मोदी जी के नेतृत्व में, और 1 जनवरी से आपको सब वहाँ पर आपने रफ्तार देख ही ली है, और आपको तारीख भी दे दी गई है कि आप तो दर्शन करने इतनी तारीख को आ जाइए। तो हमने बाबरी जो ढांचा वहाँ बना था, वहाँ से श्री राम मंदिर को मुक्त किया। अब ये तो साहब तथ्यात्मक है, आप कितने ही बोलो हमने किया, सब जानते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, मध्य प्रदेश में सर श्री महाकालेश्वर परिसर है, मंदिर है, हम सब जानते हैं। इल्तुतमिश ने उसको ध्वस्त किया, उसके बाद महजी सिंधिया जो सिंधिया कराने के रहे हैं, उन्होंने उसकी पुनर्स्थापना करी, मंदिर को फिर से पुनर्निर्माण कराया। ये भी अब ये तथ्य है कि मराठाओं ने कराया, और मराठाओं के शीर्ष जो है छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को कमलनाथ जी के नेतृत्व में ढाया गया, और उसकी पुनर्स्थापना शिवराज जी ने कराई। ये मुद्दा तो रहेगा मनोज जी, ये बात क्या बहुत करें स्पष्ट है। बताइए अब्बास हफीज साहब जी। एक झूठ को बार बार बोल देने से वो सच नहीं हो जाएगा शरद जी, कि ये बार बार बोलते रहा। ये सच है कि इन्होंने अनुमति नहीं दी थी, इसकी वजह से परिस्थितियां बनी और कमलनाथ जी ने अनुमतियां कराई। चलिए आप और मुद्दों पर आ जाइए। आपका जो मुद्दा है, आपका जो मूल मुद्दा है आज चुनाव का, कि रण के इसके अंदर, चुनावी रण के अंदर कैसे किले को भेजेंगे। एक कमलनाथ जी, अरे मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, इतनी गरिमा तो रखी है। डॉक्टर वाजपेयी बोल लीजिए। शरद जी मेरे समय में बीच में बोलते हैं ये बार बार, क्या आप झूठ क्यों बार बार बोल करने के लिए हमने सुने इनको धैर्य से। बोल लीजिए अब्बास हफीज साहब बोल लीजिए। सबसे बड़ा विषय यह है कि एक अकेले कमलनाथ जी इन सब पे भारी है, एक अकेले कमलनाथ जी इन सब पे भारी हैं, और उमा भारती जी शिवराज जी के ऊपर भारी हैं, तो उनको झुकाने के ऊपर उतारू है उमा भारती जी, इसलिए वो अपने किले को बचा ले, दूसरे के किले को क्या गिराएंगे, इन लोगों से क्या अपेक्षा करेगा इनका कार्यकर्ता। हालात इन पे हमारे कमलनाथ जी इन सब पे भारी हैं जी। आप क्या रणनीति होगी अब्बास हफीज साहब? झूठ बोलिए, घेराबंदी आप भी बड़े नेताओं की घेराबंदी कांग्रेस भी करेगी अब्बास हफीज साहब? कांग्रेस पार्टी से बड़ी घेराबंदी तो जनता ने कर दी है, इनके क्षेत्र में उनके खुद के नेताओं ने कर दी है। कांग्रेस पार्टी को आज जनता स्वागत कर रही है, इनके घर जो है, इनके किले जो है, उमा भारती जी ने इनके ऊपर वैसे ही हार्वेस्टर चला दिया है पूरी तरह से। चलिए अब ये कुछ भी बौखलाहट मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बजने में अभी 7-8 महीने का वक्त है। विधिवत जिसको आप कहते हैं कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया, इस तारीख से नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। उसमें अभी समय है, वो प्रक्रिया आपको सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मिल जाएगी, और नवंबर दिसंबर में इलेक्शन और नतीजे भी हमारे सामने होंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार का इलेक्शन का मिजाज 2018 से भी अधिक गर्म है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए डू और डाई की बैटल है, दोनों ही पार्टियों के लिए करो मरो का संघर्ष है ये चुनाव। बीजेपी को जहां ये दिखाना है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि वो तो प्रो इनकम्बेंसी लेके चल रही है, वहीं कांग्रेस को ये दिखाना है कि अगर वो जैसा दावा करती है और आरोप लगाती है कि उसकी सरकार गिराई गई, तो उसको एक तो कहीं ना कहीं उसको काउंटर करना है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कमलनाथ जी जो कि एक बहुत ही महारथी हैं पार्टी के लिए, 2018 में जो सफल भी रहे, उनकी प्रतिष्ठा भी स्टैक पर है, दांव पर है कि वो क्या इस बार अपनी पार्टी को फिर उस समर में आगे खड़ा करने में कामयाब होते हैं, और वही जो एक तुर्शी है
वो दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बयानों में हम देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा। लेकिन ये चलेगा और चलने दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का जो पलाश का फूल है वो चुनाव जैसे जैसे आता है वो वैसे वैसे गर्मी बढ़ने से गाढ़ा होता जाता है उसका रंग। ऐसे ही इन बहसों का रंग भी आपको अब गाढ़ा मिलेगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, ईडी, कांग्रेस और बवाल। नमस्कार।